I was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The Muslim League started about 1911, I think. It was started really by the British, encouraged by them so as to create factions in our ranks. They did succeed to some extent. And ultimately, there came the partition. Now, had you and Mr. Gandhi been in favor of that? Mr. Gandhi was not in favor of it right to the end. Even when it came, he was not in favor of it. I was not in favor of it either. But ultimately, I decided, like others did, many others, that it is better to have partition than this constant trouble. जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। आज मित्रों, गाली देने का जो काम है ये शुरुआत में ही कर डालता हूँ। हमारा मक्कार गोरा बुढ़ा झूठा डफ। मित्रों, ये डफ ने शाहू के निधन के और उसके दाह संस्कार के विधि के सारे आंकड़े, सारी तिथियां, सारा खर्चा सब गलत बताया है। इस मक्कार की घृणित कुत्सित स्वभाव की झलक हमें उसके लेखन में दिखती है। हाँ, उसने तो ये भी लिखा है कि नाना ने शाहू के निधन के बाद जबरदस्ती से सक्वार बाई को सती चढ़ाया। शब्द पे ध्यान दो, सक्वार बाई को सती चढ़ाया है। नाना ये कर सकता है, नाना की क्या औकात थी। लेकिन ये फेक न्यूज मास्टर ने पुस्तक में ये आपने लिखा और पूरी दुनिया में ये अंग्रेजी पुस्तक आज भी फैली हुई है। मैंने कल भी बताया था कि महाराष्ट्र सरकार के ग्रंथावली पूरी इस ग्रैंड डफ के पुस्तक का भाषांतर मात्र है। आज की तरह ही झूठ बोल के ये फेक न्यूज मास्टर तो निकल गया, लेकिन उसको पकड़ा हमारे सूज्ञ तज्ञ मराठी इतिहासकारों ने। लगभग 1910-1915 के आसपास इन सभी ने इसकी मक्कारी समझी और तात्कालीन पत्र ढूंढने लगे। ये गए शिर्के खानदान के पास। अब शिर्के खानदान की खुद की बखर थी। बाय द वे, ये सक्वार बाई शिंदे घराने से ही थी, तो तात्काल पत्र उपलब्ध कर दिए। पत्र के अनुसार शिंदे खानदान की जो बखर है उसके अनुसार सती जाने के विचार चिटनिस को सक्वार बाई ने बता दिए। अब उसको बताने के बाद में गोविंदराव चिटनिस ने विधिवत सक्वार बाई के सभी घर वाले यानी सभी भाई, शिर्के खानदान के जितने भी बुजुर्ग थे, उनको पत्र लिख के सातारा बुला दिया। उन सभी ने सक्वार बाई से काफी गहन चर्चा की है और बाद में चर्चा के बाद सक्वार बाई के सहगमन के निर्णय को शिंदे खानदान ने मंजूरी दी थी। अब मित्रों, मुझे ये बताओ, इस घटना में पेशवाओं का क्या संबंध है भाई? ऐसी आधी अधूरी, ये आधा अधूरा सत्य है ना, ये गोरों ने हमेशा लिखा है। एक ही चश्मा था उनका, एक ही देखने की नजर थी। हाँ, तो इस प्रकार की शैतानी ये हमारे संजय राउत के शब्दों में नॉटी, उस वक्त का गोरा नॉटी हर जगह पे कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस मक्कार ग्रैंड डफ के पुस्तकों को प्रमाण मात्र के मत पढ़ो। आप पुस्तक जरूर पढ़ो, वो तो ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। मैंने देखा नहीं, मैं मेरे पास कॉपी है उसकी। पुस्तक जरूर पढ़ो, लेकिन उसको प्रमाण मानने की भूल कृपया मत करो। थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो, 50 बुक पढ़ो और उसके बाद अपने तर्क से घटनाक्रम का निर्णय करो कि जो अच्छी है वो अच्छी थी या बुरी थी, जो भी है।
आज के बाद मैं सर्वस्वी पेशवा और छत्रपति रामराजे जो राजमाता ताराबाई के नाती थे उनके अधिकार में उर्वरित जीवन मैं व्यतीत नहीं कर सकती। ये मेरे शब्द नहीं है ये सकवार बाई के शब्द है। सकवार बाई ने पेशवा और रामराजे और ताराबाई ये तीनों के अधिकार में जीवन बिताने को साफ मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा है वो बहुत करारी और अहंकारी स्त्री थी। तो इन सबके अधिकारों में उर्वरित जीवन वो व्यतीत नहीं कर सकती थी उसको, क्योंकि उसको मालूम था कि भाई रहना तो एक रूम में ही है, क्योंकि ये लोग मुझे राज्य कारभार चलाने नहीं देंगे या राज दरबार में बिठाने की अनुमति भी नहीं देंगे। ये इसको बिल्कुल पता था। ये उन्होंने गोविंदराव चिटनीस और अन्य दरबारियों के सामने भी बहुत मजबूती से बताया है। यही बात बताई थी कि भाई नहीं, मुझे सहगमन करना ही है। और ये गोविंदराव चिटनीस ने खुद लिखा है। अब बताओ, जो खानदान जो एकनिष्ठ सेवक रहा है छत्रपति शिवराय के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में, उनका भी वहां भी अष्टप्रधान में भी प्रमुख प्रधान थे गोविंदराव चिटनीस के पिता। अब उस चिटनीस खानदान का यह वंशज गोविंदराव चिटनीस, ये भी शाहू के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र अधिकारी में से एक है। अगर गोविंदराव लिखते हैं अपने बखर में तो मैं उसका मानूं या ये झूठे मक्कार गोरे इंग्लैंड में पैदा हुए गोरे का मानूं? आप बताओ। हाँ, नॉटी डफ, इसकी बात मानूं क्या? वैसे ये सती प्रथा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त की रीति थी। अब अच्छी थी बुरी थी ये तो हर एक ने अपने विवेक से तय करना है। वैसे मैं खुद बताऊं, आपने लास्ट एपिसोड अगर मेरा देखा होगा तो आपको भी लगता होगा कि नहीं, योगेश को सती प्रथा मंजूर है ना। स्वतः अथर्ववेद में भी इसको गलत बताया है, मैं आपसे कह दूं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये जो ईसाई भांड था ना, उसके व्यवहार से था और इसलिए मैंने उसको गलत कहा। वैसे बता दूं, 1755 में जब रघुजी भोसले का निधन हुआ तो उसके साथ उसकी 13 पत्नी थी। 13 के 13 पत्नियों ने एक साथ सहगमन किया। छत्रपति शिवराय के पत्नी के बारे में तो जानती ही हैं आप। कान्होजी आंग्रे हमारे आरमार के प्रमुख, उनके पत्नी ने भी सहगमन किया। शिवाजी अप्पा के साथ अन्नपूर्णा बाई ने सहगमन किया। बहुत सारे हैं। ये तो मैं महाराष्ट्र का एक पेशवा का एक कालखंड का मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत है। अगर राजस्थान में और कहीं भी, वो हमारा विषय नहीं है। हम सबको मालूम है कि सती प्रथा के पीछे तात्कालीन राजकीय परिस्थिति भी जिम्मेदार थी और कई धार्मिक कारण भी जिम्मेदार थे। अभी वो सर्वज्ञात है, मैं लेक्चर देने नहीं बैठा। लेकिन ये नालायक ईसाई गोरे जो पुनर्जन्म पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, उन्हें भला क्या मालूम ये जीवन चक्र क्या होता है, उसके जीवन मूल्य क्या होते हैं, पुनर्जन्म क्या, नहीं मालूम ना। इसलिए एक चश्मा लगा के उन्होंने लिख दिया। शाहू के मृत्यु पश्चात दूसरे ही दिन बार्शी पानगांव को राम राजा को साथ लेने के लिए हाथी, घोड़े, जवाहर, मोतियों की मालाएं और उत्तम पोशाक चिटनीस के साथ दे दिया गया। चिटनीस सरदार लिंबोजी, चिंतोपंत, इंद्राजी कदम के साथ ये बार्शी के पानगांव पहुंचे हैं। उन्होंने निशानी के तौर पे राजमाता ताराबाई की दी हुई अंगूठी रामराजे को भेंट की। तुलजापुर के भवानी माता के जागरण करने वाले गोंधड़ी ये राम राजा के
पालनहार जो 16 साल बने हुए थे, उनको गोविंदराव चिटनिस ने 4000 रुपए की बख्शिशी दी और जिसके गोद में रामराजे बढ़े वो दरियाबाई निंबाळकर, ये दरियाबाई निंबाळकर जिसने रामराजे को पाला पोसा बड़ा किया, उसको अपने साथ गोविंदराव चिटनिस ने लिया है। आप देखो, आप पुणे से सदाशिवराव भाऊ 20 दिसंबर 1750 को ऑलरेडी सातारा पहुंच चुका था। ये मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था। दाह संस्कार के 13वें दिन का जो प्रसाद था, भोजन था, वो करने के बाद में नाना ने 890 रुपए का पोशाक रामराजे को भेंट किया। शाम को 18वें प्रहरी में विधिवत रामराजे को सिंहासन पे नाना ने खुद बिठाया और उसका राज्याभिषेक शुरू किया। सारे दरबारी, सारे प्रमुख सरदार उस वक्त सातारा मौजूद थे। 2 जनवरी को गोपिकाबाई प्रत्यक्ष राजमाता ताराबाई से मिली। उसके साथ उसका पुत्र विश्वास राव भी था। ताराबाई ने गोपिकाबाई और विश्वास राव को 425 रुपए के पोशाक भेंट दिए हैं। ताराबाई के साथ इस वक्त महादजी शिंदे भी था। इसका उल्लेख मैं प्रमुख तौर पे ये इसलिए कर रहा हूं कि 1761 में ये प्रमुख पात्र है, हम सब जानते हैं। बस ये बता रहा हूं कि राजकीय पटल पे ये पहली बार 1750 में दिखा है। रामराजे का व्रतबंध जो विधि होता है राज्याभिषेक से पहले, वो पौष महीना होने के कारण इन लोगों ने व्रतबंध नहीं किया है और अगले महीने में यानी 3 फरवरी 1750 को इसका व्रतबंध हुआ। अब एक वाक्य सिर्फ जोड़ता हूं कि ये जो मुंजी होती है, व्रतबंध विधि होता है, ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं था, ये यहाँ पे प्रूव होता है। बस ये जोड़ दो, बाकी आप स्टोरीज आप सबको मालूम है। राम राजा उस वक्त उसकी आयु 23 या 24 हो रही होगी। राम राजा ने इसके पहले 2 विवाह ऑलरेडी कर रखे थे बार्शीपान गांव में। एक का नाम था दुर्गाबाई और एक का नाम था साखराबाई। छत्रपति बनने के बाद में और 3 विवाह उसने किए और तीनों अलग अलग मोहिते खानदानों में किए। एक थी मोहिते की तुकाई, दूसरी थी बिंगकर मोहिते की जानकीबाई और तीसरी थी बरणाजी मोहिते की सगुणाबाई। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले 2 विवाह उसके हो चुके थे। दुर्गाबाई वरिष्ठ थी। हिंदवी स्वराज्य के सरसेनापति इस पूरे समारंभ के दौरान सातारा से नदारत थे। क्या कहेंगे इसे? हिंदवी स्वराज्य का सरसेनापति छत्रपति के राज्याभिषेक के समारंभ के दौरान सातारा शहर से ही नदारत था। शाहू ने कम से कम 7 साल अनेक प्रयत्न किए कि यशवंतराव दाभाडे व्यसन मुक्त हो, लेकिन यशवंतराव जैसा दुर्भागी जीव अपने आप को मित्रों नहीं संभाल पाया। बहुत ज्यादा कर्तृत्ववान और पराक्रमी था यशवंतराव, लेकिन इस क्या कहें मध्यप्राशन के व्यसन ने उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। नहीं संभाल पाया अपने आप को। नाना ने दूसरी व्यवस्था तो करनी थी। अब हर एक प्रांत में नाना ने सेनापति नियुक्त किया। पहले 75 साल जो एक हिंदवी स्वराज्य का एक सरसेनापति हुआ करता था, यहाँ आप क्षेत्र के हर एक के अपने सेनापति नियुक्त करने लगे।
नाना भी क्या करता बताइए, राज्य कारभार तो उसे करना था। श्री शिवराय ने बड़े धूर्तता से कुछ अधिकार केंद्र में ही सीमित रखे थे, लेकिन शाहू के आते आते ये पूर्ण अधिकार, ये पूर्ण विकेंद्रीकरण नीति की वजह से ये छोटे छोटे पहले क्षेत्र तैयार हुए, और क्षेत्र तैयार होने के बाद अब परिस्थिति ऐसे आई कि हर एक को अपना सेनापति नियुक्त करना पड़ा, जो नाना ने किया। वैसे उनके उदाहरण आज भी हमारे सामने हैं। उनके उनके बड़े बड़े हजारों एकड़ के महल आज भी, उनकी वैयक्तिक प्रॉपर्टियां हैं। चार नाम तो हम जानते ही हैं, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। चलो, नाना ने अष्टप्रधान पद्धति शाहू के निधन के बाद पूरी तरह बंद की। बताता हूं क्यों। अब ये अष्टप्रधान पद्धति मंत्रिमंडल जो था, ये छत्रपति श्री शिवराय के अष्टप्रधान थे, उन्होंने चालू किया था। अब ये अष्टप्रधान जो थे, ये अब 1750 के आते आते ये परिवारवादी जैसे बन गए। ये भाई श्री शिवराय के साथ जो 8 लोग थे, उनके जो वंशज थे, ये वंश परंपरागत ये भी अष्टप्रधान बन गए। तो ये सब अब परिवारवादी बन चुके थे, और इसका एक परिणाम ये था कि हर एक प्रधान का अपना एक इतिहास बन चुका था। अब इतिहास बन चुका था तो वैयक्तिक हेवे दावे भी थे, वैयक्तिक रोष था, रुष्टता थी, लालसा थी, और निष्ठा भी थी। अब उसमें से एक भगवंत राव और उसका भाई, ये दोनों 1710 में ताराबाई के पक्षधर बने थे। इन्होंने ही ताराबाई के नाती इस छोटे से राम राजे को छिपाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आगे जो भी घटनाक्रम मैंने कथन किया, उसके बाद शाहू के दरबार में भगवंत राव 1728 में फिर एक बार अमात्य बना दिया गया। पहले था ताराबाई का पक्षधर बना, अमात्य पद से निकाला गया, 1728 में फिर बनाया गया। शाहू के साथ ये मनस्वी बाद में कभी भी नहीं हो पाया। तो शाहू से उठ के कोल्हापुर के संभाजी के पास भेज दिया गया। अब ताराबाई का ये पक्षधर था, तो संभाजी विरोधी भी होना स्वाभाविक है। वहां भी इसका मन नहीं लगा, बताओ। तो कोल्हापुर संभाजी के दरबार से निजाम के साथ अब वार्तालाप शुरू करने लगा हमारा भगवंत राव। नियति का आभार हमें मानना चाहिए कि बीमार शाहू ने राम राजे के छत्रपति पद को मान्यता दी, तो ताराबाई के पास भगवंत राव फिर लौटा। ये ब्यूरोक्रेसी ना सबसे हलकट होती है मित्रों। हाँ, इनकी कोई एकनिष्ठता वगैरह, हाँ, जहाँ पे सत्ता, बस वहाँ पूरे का पूरे नौकरशाही। एक बार फिर, लेकिन अब की बार ये जो भगवंत राव था ना, ये कायम स्वरूपी तह हयात मरने तक स्वराज्य का अमात्य बना रहा। रघुजी भी सातारा से नदारद था। शाहू के मृत्यु के समय तुलजापुर भवानी को अभिषेक रघुजी कर रहा था। बताइए, शायद सातारा जाने से और वहां जाके कैद होने का डर रघुजी को सता रहा था, ऐसे लगता है उसके व्यवहार से। लगभग 12 से 15 साल पेशवा विरोधी नाकाम कोशिशें रघुजी करता रहा था। शिवराम हरि भी उसके साथ था, बड़ोदरा का गायकवाड़ भी था, ये मैंने बता दिया आपको। शाहू 1707 से 1749 यानी 1750 कह लो, क्योंकि दिसंबर में मरा है। ये शाहू महाराज हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति बने। मेरे जैसे कितने भी
शाहू का उपहास करे, लेकिन श्री शिवराय के बाद शाहू ही राजनीति की समझ और समझबूझ के साथ राजनीति करने वाला हमें दिखाई पड़ता है। शाहू महाराज का जन्म वैशाख शुद्ध 7 यानी शके 1604 यानी मई 1682 में हुआ था। ये 78 साल का हिसाब मैंने आपको बताया है विक्रमादित्य के एपिसोड में। जरा ढूंढिए आप, 1-1.5 साल पुराना एपिसोड होगा, लेकिन इसमें ये 78 साल का जब यह शक हमारे इधर आए थे, हाँ, और यहाँ से महाराष्ट्र से शालिवाहन वहाँ पे चला गया था। उसने एक तो स्टोरी वो आप पूरा देखो, अब मेरी लिंक यहाँ पे निकल जाएगी। तो ये जो शक और ईस्वी सन, इसमें जो 78 साल का हिसाब है वो उस वक्त का है, 5वीं शताब्दी का। तो मई 1682 का हमारे शाहू महाराज का जन्म है। बताने का कारण यह है कि छत्रपति धर्मवीर संभाजी शाहू जन्म के दौरान भटक रहे थे। स्थैर्यता हिंदवी स्वराज्य को बिल्कुल नहीं थी। वो हमारा बुड्ढा मुगल कुत्ता हर जगह संभाजी महाराज को सूंघते पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा था। मालूम है ना कौन वो बुड्ढा मुगल? 1690 में ये माता यसुबाई के साथ हमारे शाहू महाराज बुड्ढा कैद करके दिल्ली चला गया। अब इसके आगे 17 संस्कार क्षम साल दिल्ली के जनान खाने में इनको बिताने पड़े, और वहाँ पे जालिम इस्लामी जनान खाने की जो तवायफें थी वो खोजे और मुल्ला दरिंदों के साथ शाहू महाराज को गुजारने पड़े। मानना पड़ेगा लेकिन शाहू महाराज को, क्योंकि 1707 में महाराष्ट्र में लौटने के बाद भी अपने विरोधी ताराबाई और कोल्हापुर के संभाजी के सामने शाहू महाराज ने जो आत्मविश्वास के साथ खड़ा होने का कर्तव्य जो दिखाया है ना, वो अतुलनीय है। कोई पहचान नहीं, किसी को मालूम नहीं। शाहू महाराज के पास मात्र एक कार्ड था कि ये छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र थे, बस। बाकी किसी से जान पहचान नहीं, किसी से वार्तालाप नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 1707 में ये खड़े रहे। कसम से बहुत बड़ी चीज है मित्रों। अपने साथ सभी योग्य व्यक्तियों को चुनना, ये उसका बहुत बड़ा गुण था, क्योंकि ये उन्होंने जितने भी व्यक्ति अपने साथ चुने हैं, ये सभी व्यक्ति 1750 तक मरते दम तक उसके साथ थे। तो यही प्रूव होता है कि भाई उसका चयन बिल्कुल खरा उतरा। ये सर्वसमावेशक सत्ताधीश का ही गुण हो सकता है। अब 1720 से 1740 ये 20 साल देख लो। बाजीराव ने शाहू के चरणों में यशोमाला का अंबार लगाया। 42 युद्ध किए, 42 जीते, और शाहू महाराज को बिना लड़ाई बहुत लंबा समय उसके वजह से बिताना पड़ा। आगे फिर 1739 में वो मीरज में औरंगिया के विरुद्ध अभियान में शामिल हुआ। वहां भी इन लोगों ने जीत हासिल की। ब्रिटिश वकील के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि उसी समय 39 के आसपास एक ब्रिटिश वकील मुंबई से सातारा आया हुआ था, और उस वकील की एक दैनंदिनी उसने लिखी है। ये दैनंदिनी का भी मैंने विस्तार से कथन किया है आपको। गॉर्डन भी सत्यता से ये शाहू के राज्य कारभार की प्रशंसा करता है जो उसने देखा है। मुझे गौरव से सर्टिफिकेट मित्रों नहीं चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गॉर्डन ने प्रत्यक्ष वहाँ 1 महीना रह के दरबार का अभ्यास करके उसने दैनंदिनी लिखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
शाहू व्यक्तिशः मित्रों अत्यंत सालस, कोमल हृदयी और पाप भीरू लगता था, और वैसे था भी। उसके व्यवहार में हमें ये भी दिखता है। शायद ये ज़ेबुन्निसा इफेक्ट होगा, पता नहीं मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगता तो है। शाहू का सबसे बड़ा गुण, शाहू अखंड जीवन भर निर्व्यसनी और सदाचारी रहा है। यह सबसे बड़ा गुण शाहू के पास था। उदार तो वो था ही, लेकिन उसके साथ धोरणी भी था, चाणाक्ष और बुद्धिमान था। भाई खून डीएनए तो श्री छत्रपति शिवराय का ही था, तो ये चाणाक्ष और बुद्धिमान होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जो उनके उपहास मैं करता हूं, लेकिन मैं उपहास करने के बावजूद शाहू को भाग्यशाली और अत्यंत लोकप्रिय राज्यकर्ता मानता हूं। बस वो यार वो उसकी जो ये सेक्युलर सहिष्णु वृत्ति है ना, वो बड़ी चुभती है। उस वक्त के मराठी सरदारों को भी छुई थी, आज मुझे भी चुभती है। वंदे मातरम।